नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस कांग्रेस 57 शहरों में करेगी 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। ओबीसी को 27% आरक्षण के स्टैंड पर हम कायम है, कहना है CM डॉक्टर मोहन यादव का। इसके साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। 1000 अंक से ज़्यादा सेंसेक्स चढ़ा है। सोना 96,000 के पार हो गया है। 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस सोमवार को अपने पहले आधिकारिक के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे भारत में 21 से 24 अप्रैल तक रहेंगे। इस 4 दिवसीय यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी उषा वैंस और उनके 3 बच्चे एवान, विवेक और मिरावेल भी मौजूद रहेंगे। वैंस का यह दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के बाजार में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से अनिश्चितता छाई हुई है। इस यात्रा के दौरान वे PM मोदी के साथ मुलाकात करेंगे, जहां दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ और अन्य प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी। तो दिल्ली में पालम एयरवेज पर लैंडिंग के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वैंस इसके बाद एक स्थानीय हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी जाएंगे। तो वैंस का विमान आज सुबह करीब 9:30 बजे नई दिल्ली के पालम एयरवेज पर लैंड हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो भारत पहुंचने के लिए वैंस और उषा ने अपने बच्चों के लिए खास कपड़ों का चयन किया। वैंस के दोनों बेटे कुर्ता पजामा, जबकि बेटी लहंगे पहने नजर आई। इस हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तो वैंस के साथ पेंटागन और अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान दिल्ली, जयपुर और आगरा में उनकी कई बैठकें और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। नशा हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ED की पहली चार्जशीट में सोनिया राहुल का नाम आने के विरोध में कांग्रेस देश भर में आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 21 से 27 अप्रैल के बीच 57 शहरों में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस अभियान का नाम कांग्रेस का सच, भाजपा का झूठ रखा गया है। पार्टी ने कहा कि इस दौरान भाजपा का झूठ सबके सामने लाया जाएगा। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विजयवाड़ा से वाराणसी, कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक कांग्रेस नेता भाजपा के झूठ और स्वतंत्रता संग्राम के जीवित स्मारक नेशनल हेराल्ड को खत्म करने के राष्ट्र विरोधी प्रयासों को उजागर करने के लिए पूरे भारत में फैल रहे हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 57 नेताओं की लिस्ट भी शेयर की। इसमें मणिकम टेगोर, गौरव गोगोई, P चिदम्बरम, सुप्रिया श्रीनेत, अशोक गहलोत, शशि थरूर, पवन खेड़ा, भूपेश बघेल, कन्हैया कुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राजीव शुक्ला, अलका लांबा जैसे कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कांग्रेस ने अभियान का नाम कांग्रेस का सच, भाजपा का झूठ रखा है। तो भाजपा का झूठ सबके सामने लाया जाएगा और इसको लेकर पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया है। पवन खेड़ा ने 57 नेताओं की लिस्ट भी जारी की है। तो नेशनल हेराल्ड केस में बता दें कि कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सच सामने लाने का प्रयास करेगी। तो बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ED की पहली चार्जशीट में सोनिया और राहुल का नाम आने के बाद से विरोध में कांग्रेस देश भर में आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद कई दिनों से चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो वहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस
एजी मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करने के आरोप लग रहे हैं। जस्टिस गवाई अगले महीने सीजेआई बनने वाले हैं। बता दें कि आपको भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस वकील ने मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते लोगों के पलायन की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से सवाल किया कि आपकी इस सूचना का सूत्र क्या है, क्या आपने खुद जांच की थी? इस पर वकील ने जवाब दिया, मीडिया रिपोर्ट्स। अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट का क्या कुछ कहना है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर 17 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। जिले के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की 17 कंपनियां तैनात हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:35 पर पॉप ने आखिरी सांस ली। पॉप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पॉप थे। पीएम मोदी ने भी पॉप के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पॉप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में दुनिया के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के चेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वे 5 हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया था कि पॉप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। हालांकि 14 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन सिटी ने पॉप फ्रांसिस के निधन की जानकारी दी। तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। पॉप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। तो वेटिकन सिटी में 9 दिन का शोक भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कैथोलिक समुदाय के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पोप फ्रांसिस ने गरीबों की सेवा की और वेटिकन सिटी में 9 दिन का शोक घोषित किया गया है। तो 88 साल की उम्र में ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। तो बता दें कि स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस मामले में हमारी सरकार का रुख स्पष्ट है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के स्टैंड पर हम कायम हैं। पूर्ववर्ती सरकार में ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके परीक्षण के साथ साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर जितनी भी याचिकाएं लगी हैं उन सब से हम संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य सर्वहारा वर्ग का विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान ओबीसी महासभा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में जिन पदों पर भर्ती हुई उनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है, जबकि 27% ओबीसी आरक्षण पर किसी भी कोर्ट ने कानूनी रोक नहीं लगाई। इसके बावजूद प्रक्रिया के नाम पर चयनित अभ्यर्थियों को चयन नहीं कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने ओबीसी महासभा के वकील से कहा कि जो
चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग यानी कि एक्ट एक पिटीशन लगाएं और हम उस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जो लोग एक्ट का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, आप रिट लगाएंगे तो हम उस पर सुनवाई करके आगे क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूँगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं। बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे, अब वो देश के बाहर जाकर ऐसा ना करे। राहुल गांधी देश की इज्जत दुनिया में उछालने का काम ना करे। राजनीति करनी है तो देश के अंदर करें। आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो बात रखनी है वहाँ रखें। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वे अपने नेता को कंट्रोल करें। तो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की बात को देश में ही रखनी चाहिए। Simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, चंबल के साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में शहरों में भी गर्मी बढ़ गई है। रविवार को सीधे पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि 40 शहर ऐसे रहे जहां तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक रहा। या दिन के साथ रातें भी गर्म हो गईं, जिससे लोगों की परेशानियां भी काफ़ी बढ़ गई। वही अनुमान जताया जा रहा है कि सोमवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में आसमान साफ होने का असर जताया है, जिससे पूरे प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ रहा है। तो वहीं राजस्थान से जुड़े जिलों में गर्म हवाएं भी चल रही। हालांकि मंगलवार से 10 से ज़्यादा जिलों में लू का अलर्ट भी जारी रहेगा। तो प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर सबसे ज़्यादा तापमान की बात की जाए तो ग्वालियर, चंबल अंचल और सीधी में देखने को मिला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से लगे हुए तमाम प्रदेशों में भी लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सोमवार 21 अप्रैल को सेंसेक्स ने 1000 अंक से ज़्यादा बढ़कर 79,600 से ज़्यादा के स्तर पर कारोबार किया। तो वहीं निफ्टी ने भी 300 अंक से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली।
बता दें कि बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। ये 1000 अंक चढ़कर 55,000 के पार पहुंच गया। बैंक के अलावा आज आईटी और मेटल शेयर में भी बढ़त देखने को मिली। आपको बता दें कि आज बैंकिंग सेक्टर में बढ़त देखने को मिली है। टेक महिंद्रा के शेयर में 4% से ज़्यादा तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में गुरुवार यानी कि 17 अप्रैल को गिरावट के बाद बड़ी तेजी रही थी। सेंसेक्स में 1500 से ज़्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिली थी। ये 1509 अंक चढ़कर 78,553 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 414 अंकों की तेजी देखने को मिली थी। 23,857 के स्तर पर बंद हुआ था। तो आइए आपको बताते हैं कि बाजार में तेजी की कौन सी मुख्य वजह है जिसके चलते बाजार में आपको बता दें कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सबसे पहली वजह यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 90 दिनों की अस्थायी टैरिफ राहत से भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की चर्चाओं को गति मिलने की उम्मीद है। यानी कि जो टैरिफ लगना था उसमें 90 दिन की छूट प्रदान की गई है और इस छूट की वजह से भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरा ये कि भारत के विपरीत चीन को अमेरिका की तरफ से टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। यानी कि जो अमेरिका है उसने चीन को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है और जिसके चलते चीनी जो सामान है वो ज़्यादा अमेरिका में नहीं बिक पाएंगे टैरिफ के चलते, और इसका सीधा फ़ायदा भारतीय उद्योगपतियों को होगा। सोने के दाम में आज यानी कि 21 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। बता दें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1677 रुपये बढ़कर 96,587 पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,910 रुपये थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,049 रुपये बढ़कर 96,200 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। इससे पहले चांदी के भाव 95,151 रुपये था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो सोने में तेजी के कारण अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। तो बता दें कि सोने के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो बता दें कि टैरिफ के चलते सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि निवेश के लिहाज से देखा जाए तो सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। ऐसे में कई देशों की दिलचस्पी सोने में बढ़ी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शादियों के सीजन के चलते भी लगातार लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते सोने के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही तीसरा प्रमुख कारण ये है कि भारतीय रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है और बता दें कि सोने को आयात किया जाता है, जिसके चलते सोने के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सिविल सर्विस डे पर मध्य प्रदेश की झाबुआ कलेक्टर आईएएस नेहा मीना को कुपोषण उन्मूलन की दिशा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आईएएस को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। उनकी मोतियाई पहल ने झाबुआ जिले में कुपोषण की समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ यूँ काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यहाँ की कलेक्टर नेहा मीना ने ऐसा बीड़ा उठाया कि जिले की तस्वीर बदल गई। नेहा 2014 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। वे मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं। नेहा मीना ने इकोनॉमिक्स में एमए किया है। नेहा सदा अपने नवाचार के चलते मध्य प्रदेश के प्रशासन में चर्चित रहती हैं। अपने नवाचारों के कारण उन्हें राष्ट्रपति से भी 2 बार सम्मान मिल चुका है। तो झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को बदलाव के लिए अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी के हाथों दिल्ली में नेहा मीना सम्मानित हुई हैं। तो एक्सीलेंस अवार्ड से नेहा मीना सम्मानित हुई हैं। अवार्ड के लिए देश से 16 कलेक्टर चुने गए। तो झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुई हैं।
शादियों के समय दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष की तरफ से कई तरह की मांगे की जाती हैं, लेकिन विदिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां टीका फलदान की रस्म में लड़की वालों को दाल बाफले परोसा गया तो लड़की वालों ने मुर्गा खाने की मांग करने लगे और दोनों पक्षों में विवाद हो गया और लाठी डंडे चल गए। मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो बता दें कि दाल बाफले तो बनाए लेकिन मुर्गा नहीं बनाया, और मुर्गा नहीं बनाने पर लड़की पक्ष वालों ने लड़के पक्ष से विवाद कर दिया और इस विवाद के दौरान दोनों ही तरफ से लाठी डंडे चल गए। थाना क्षेत्र के इस गांव में जावची गांव में एक विवाद हुआ है, जिसमें जो वधू पक्ष है वह टीका फलदान के लिए वर पक्ष के आया था। दोनों एक ही समाज से थे, पर वहाँ स्वागत सत्कार अच्छे से ना होने और खाने की ठीक ना होने, उसकी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में चोटें आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया और दोनों पक्षों की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर अधिकारियों को गांव, स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश देवभूमि वीर भूमि के साथ खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ रहा है और अब देवभूमि को योग भूमि बनाने के लिए योग दिवस से पहले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं पीएम मोदी के फिट इंडिया के संकल्प को साकार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो योग दिवस को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने निर्देश दिए हैं। और अभी हमारा राष्ट्रीय खेल 38वें यहाँ पर संपन्न हुए हैं, जिसमें हमारे राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था और खेलों का आयोजन भी बहुत अच्छा था। तो देवभूमि वीर भूमि के साथ हम खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देवभूमि योग भूमि भी बने, इसलिए जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए लगातार हम लोग योग दिवस से पहले अनेक कार्यक्रमों को स्कूलों में, अन्य संस्थानों में, आश्रमों में, जो भी हमारे ऐसे संस्थान है जहाँ पर सेवा के कार्य होते हैं, उन सभी को जोड़कर इसको आगे बढ़ाएंगे और जन जन का योग बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर एक व्यक्ति योग करे, फिट रहे, उसको यहाँ पर विशेष अभियान के रूप में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।